हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। और मैं हूं आपका दोस्त अजय। और आज मैं आ गया हूं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की पार्ट वन की वीडियो। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। और इसका ये पहला चैप्टर है, और इसके बाकी के दो और थर्ड सेकंड और थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, थोड़ी शुरुआत करें जल्दी। और गाइस, अगर मैं थोड़ा तेज़ पढ़ूँ तो आप ये ध्यान देना कि आप मेरे नोट्स पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, जो आपके आगे चल के इस एग्ज़ाम में ही काम आने हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है हड़प्पा सभ्यता क्या है। ठीक है। पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। अब इसी में दूसरा टॉपिक आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक है। लगभग 160 साल पहले पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है। और कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। ठीक है। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने खंडर समझ लिया और यह यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़कर खाड़कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया। लेकिन वह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता भी हो सकती थी, क्योंकि देखो, पढ़ते लिखते नहीं थे, आखिर है तो कारीगर ही ना, लेबर। तो अब वो उल्लू जैसे काम कर रहे हैं, वहाँ लेबरगिरी कर रहे हैं। तो उनको क्या इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों से, कि हमारे पुराने सभ्यताओं की चीज़ें हैं, या फिर उनको इन सब चीज़ों की तो जानकारी है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अपने को तो क्या, रास्ते में हमें एक खंडर टाइप का मिल गया, ईंटें वगैरह उखाड़ेंगे और चलो अपना तो काम बन ही जाएगा। तो वही होता है भाई साहब, जो पढ़ा लिखा होता है वही समझ पाता है। तो वो भी ऐसी उन्होंने अनजाने में काम कर दिया था वो। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो, जो हीरो भाई साहब आए हमारे, जिन्होंने थोड़ा सा अपना योगदान दिया 1921 में, दयाराम साहनी। ठीक है। जो ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस कंपनी के, जैसे ये पुरातात्विक विभाग जो हमारा होता है, आप सबको तो पता ही है, आप 12th में हो भाई साहब, आपको तो पता ही है। तो ASI में एक तरह से इनकी अच्छी ऊंची खाची पोस्ट थी दयाराम साहनी जी की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। ठीक है। 1922 में फिर दूसरे भाई साहब आए। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई कार्य किया और उन्होंने भी वैसी ही मोहरें खोज ली जैसी हड़प्पा में मिली थी। उसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं। ठीक है। इसके बाद सन 1924 यानी 1924 में भारतीय पुरातात्विक विभाग या सर्वेक्षण के डायरेक्टर, ASI के जनरल डायरेक्टर सर जॉन मार्शल, ठीक है, ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। फिर इन्होंने कराया ऐलान कि भाई साहब, ऐसी भी कोई सभ्यता थी पहले हमारे इतिहास में, वरना तो इसका तो कोई नाम ही आता पता नहीं था अगर वो अनाउंस ना करते तो। उसके बाद देखो दोस्तों, हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता का काल, ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। 26 BC से टू 900 BC तक चला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। ठीक है। मतलब इनका नामकरण कैसे पड़ा कि ये हड़प्पा सभ्यता है। कुछ अभिलेख वगैरह मिले, कुछ मिला लिखा हुआ कि नहीं ये हड़प्पा सभ्यता है। सुनो, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। इसलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इंग्लिश में से हरपन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। यह सब, और दूसरी वाली, यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो दूसरी वाली जो साथ में मिली थी 1922 में दयाराम और रखालदास बनर्जी के द्वारा, दोनों जगह सेम वो मिली थी, जो पुरस्थिल मौर्य। ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इंदूज वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसके निर्वाह के तरीके यानी ये कैसे अपने गुजर बसर करते थे। इसमें 4 पॉइंट है मेन। कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। ठीक है। तो पहला, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि कार्य करते थे तथा गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि उगाते थे। ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक ध्यान देना कि जो ये फसल उगाते थे, ये कभी कभी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलों के नाम लिखो, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ये मैंने डार्क अंडरलाइन कर रखे हैं अलग से अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स कह रहा हूँ, अलग से इस पर कलर हो रखा है, तो आप इस पर ध्यान देना। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इसे इससे पता लगता है कि यह लोग जानवरों को पाला करते थे। ठीक है। इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालन करते थे। यहाँ मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा निवासी जानवरों का मांस भी खाते थे। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पाई मोहरे में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। ठीक है। वृषभ जो है उस टाइम पे उन्हें वृषभ जो है वो बैल को कहते थे, जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है। इतिहासकारों को चोलिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और बनावली यानी हरियाणा से मिट्टी के बने हल की प्रतिरूप मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। ठीक है। कालीबंगन, जो कि राजस्थान को कहते हैं, से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जहां अनुमान लगाया गया है कि एक साथ 2 अलग-अलग फसलों उगाई जाती थी। पहले के समय में लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल काटने में करते थे। यानी फल को पता है कैसे कहते हैं? जैसे आजकल के अक्सर हमने सुना होगा दरांती, जिसे कृषि लोग जो अपनी फसल वगैरह काटते हैं, तो उसको पहले फल को कहते थे। प्राचीन समय में हाथ से बनाते थे वो मिट्टी की। इसी में ही खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। ठीक है। अफगानिस्तान में सोतुगई से नहरों के कुछ सबूत मिले हैं। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता होगा। धोलावीरा, जो कि गुजरात को कहते हैं, में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। शायद इनका प्रयोग भी कृषि में किया जाता होगा। इसी में ही आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार त्रिकोण आकार में था। ठीक है। सूतगैंडोर, माफ़ कर देना, सॉरी दोस्तों, सूतका-गैंडोर यानी पाकिस्तान, मांडा यानी कश्मीर, अलामगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश और दामाबाद यानी महाराष्ट्र। इसी में ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र था, विकास था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। ठीक है। मतलब सबसे पहले तो ढूंढा गया था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर, लेकिन इसमें जो प्रसिद्ध शहर था ना, पूरा स्थल को एक तरह से शहर ही मान लो, शहर कहते थे, तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो था मोहनजोदड़ो। आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर भी देखी होगी ऋतिक रोशन की। एक तरह से ना, जिसने वो पिक्चर देखी हो ना, बहुत से क्वेश्चन तो वो उसी में से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि कुछ कुछ रिलेटिव वैसी है। इसमें आगे देखो पूरा स्थल को क्या कहते थे। ठीक है। पूरा स्थल ऐसे स्थल को कहते थे जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृतभांड, इमारत तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था, जिन्होंने छोड़कर वही चले गए। ठीक है। हजारों वर्ष के बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूर्व नियोजन किया गया था। यानी वही है कि पूरा स्थल उसे कहते थे। जैसे कि देखो आजकल शहरों में अगर अगर हमारे जो शहर वगैरह हैं, अगर हमारे कोई दुर्घटनावश कुछ हो जाए, हमारे संसार अगर नष्ट हो जाए और हजारों सालों बाद जो सभ्यताएं आएंगी, मतलब लोग बाग आएंगे, तो वो हमारी पहचान कैसे करेंगे? वो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होने वाले सामान हैं, बर्तन वगैरह हैं, और सबसे खतरनाक वर्ड जो इसमें दे रखा है ना, मृत भांड, उनको मिट्टी के बर्तन कहते थे। ठीक है।
तो वो ध्यान रखना। वर्तमान को मिट्टी के बर्तन कहते थे और लोग इसी से पहचानेंगे। तो जो अब हमें अवशेष मिले हैं तो हम उससे पहचानते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी विशाल इमारतें मिली हैं, औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं और जो भी कुछ अवशेष मिले हैं, तो इससे ही हमने अंदाज़ा लगाया कि ये पूरा स्थल था। इसी में ही आगे यहाँ बस्तियों को दो भागों में विभाजित था। पहली जो थी वो थी आपके दुर्ग और दूसरा था वो निचला शहर। ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग की बात चल रही है। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग संबंध और संबंध विशिष्ट कार्य विशिष्ट और इसमें ही आगे सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमें आगे मिला है माल गोदाम। माल गोदाम जैसे कि यानी जैसे आजकल आपने राशन स्टोर देखा होगा, बहुत सारा राशन इकट्ठा हो जाता है तो वहीं पे रखा जाता है। बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, जैसे आपने हर राशन की दुकान देखी होगी, अनाज तो बहुत मिलता है वहाँ। तो वैसे ही पहले के ज़माने में एक माल गोदाम होता था। ठीक है, माल अब इसके बारे में पढ़ते हैं। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना था। इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया था, जो संबंध लकड़ी का बना होगा। यह अनुमान है कि कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषणों की दफनाया दिया जाता था। शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, या यह सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्रों में आभूषण मिले हैं। कुछ ऐसी कब्रें भी तांबों कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिनमें तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण आदि मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। पहला पॉइंट है, इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। इसे देखकर ऐसा लगता था कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें ही एक ये भी मेन टॉपिक है। इसमें आगे चल के आपको ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मिस्र के विशाल पिरामिड और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कैसे थे। तो आपको ये 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। और आज की वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी डालूँगा। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त अजय और मेरी वीडियो आपको प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी डालूँगा। प्लीज़ मेरे को मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन। ओके बाय।